जोहार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग जो है जैक बोर्ड से संबंधित जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का, उस मॉडल पेपर को हम लोग देखते हैं कि इस जो मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का जारी किया गया है कैसा है और इसके राइट आंसर क्या क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 और 12 मार्च को जो है 9th का एग्ज़ाम है, तो 11 और 12 मार्च को जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए जो है जैक बोर्ड ने कुछ मॉडल पेपर जारी किए हैं। हर विषय के कुछ मॉडल पेपर जारी किए गए हैं कि जो एग्ज़ाम होगा इसी तरह होगा, जिस तरह से मॉडल पेपर में जिस तरह के प्रश्न आएंगे इसी तरह के जो प्रश्न जो होंगे वो 11-12 के डेट में जो एग्ज़ाम होगा उससे काफ़ी मिलता जुलता रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जो मॉडल पेपर जो सामाजिक विज्ञान से जारी हुआ है वो किस तरह का है। चलिए, पहला जो प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुई थी 1789 में। बी आंसर होगा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है। तो बुर्जुआ जो शब्द है इसका अर्थ जो है फ्रांसीसी क्रांति में मध्यम वर्ग से संबंधित था। एक ऐसा वर्ग जो है जिसमें डॉक्टर थे, वकील थे, बैंकर्स थे, टीचर थे, ऐसे लोगों का एक समूह था जिसे कहा गया मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग। तीसरा देखते हैं हम लोग जो है, तीसरा प्रश्न है कंट्रोलपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो यहाँ देखिए जैकोबिन्स, कंट्रोलपंथी जैकोबिन्स ने अपने नाम से ही जो है राजनीतिक पार्टी बनाई थी, जैकोबिन्स। डीएस का आंसर हो जाएगा। चौथा देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। तो 1804 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को जो है फ्रांस का सम्राट घोषित किया। तो चौथे का बी आंसर हो जाएगा। पांचवा हम लोग देखते हैं, होलोकास्ट किससे संबंधित है। होलोकास्ट किससे संबंधित है, तो ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जर्मनी ने जो है काफ़ी जो अत्याचार किया था, बहुत सारे हत्याएं की थी। खासतौर से जो है जर्मनी ने जो है यहूदियों की पूरी प्रजाति को लगभग समाप्त कर दिया था। तो यहूदियों को उसने जो बहुत सारी यातनाएं दी, कठिन सजाएं दी, मार डाला, गैस चैम्बर में जो है गैस दे दे के मार डाला, जो है एक छोटे से स्थान में अधिक से अधिक लोगों को ठूस ठूस के मार डाला। जो है तो लगभग जो 60 लाख लोगों को जो है एडोल्फ हिटलर ने जो है लगभग 60 लाख लोगों को जो है 60 लाख लोगों की हत्या कर दी। जो है इस नरसंहार को ही जो है होलोकास्ट कहा जाता है। होलोकास्ट एक प्रकार का नरसंहार था जो है जो एडोल्फ हिटलर द्वारा जो है किया गया था दूसरी विश्व युद्ध के दौरान। खासतौर से इसने जो है यहूदियों को टारगेट किया था और यहूदियों की लगभग पूरी प्रजाति को इसने नष्ट कर दिया था। 60 लाख लोग जो बचे कुछ जो यहूदी बच गए, जो वहां से भाग गए, वही यहूदी आज जो है एक देश है जिसका नाम है इजराइल में बसे हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, छठा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी। तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। सातवां देखते हैं, भारत का अक्षांशीय सीमा कितनी है। भारत की अक्षांशीय सीमा विस्तार की बात की जाए, अक्षांश रेखाएं जो कि पश्चिम से पूरब खींची जाती हैं। तो अक्षांशीय भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय जो सीमा है
वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो 7वें का ये आंसर हो जाएगा। 8वां देखते हैं, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है हमारी वह है हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय। तो 8वें का हो जाएगा सी। 9वां देखते हैं हम, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो कपास उगाने के लिए जो काली जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी जो होती है कपास उगाने के लिए बहुत ही बेहतर होती है। आगे हम देखते हैं 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो 10वीं का हो जाएगा डी आंसर। 11 देखते हैं, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो लोकतंत्र होता है वह लोगों द्वारा शासित होता है। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता होगी लोगों द्वारा शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा, जनता द्वारा शासन। आगे हम लोग देखते हैं 12 देखते हैं, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? जहां पर लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं इसको बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो है जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों की चुनाव करती है। यही प्रतिनिधि ही जो है जाकर जो है पार्लियामेंट में बैठते हैं। जैसे हम लोग जो है भारत में जो देखा जाता है कि भारत की जो जनता होती है अपने प्रतिनिधियों जैसे विधायक हुए, सांसद हुए, इनका चुनाव करती है जो जाकर जो है संसद में बैठते हैं। तो जहाँ पर प्रतिनिधियों का चुनाव होता है जनता द्वारा उसी को बोला जाता है लोकतंत्र। आगे हम देखते हैं 13 देखते हैं, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तो वह है स्विट्जरलैंड। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा, यानी सरकार यदि कोई नीति बना रही है, कोई कानून बना रही है तो इसमें सीधे जनता भाग लेती है। यानी किसी कानून का निर्माण करना हो, किसी नीति का निर्माण करना हो तो जनता डायरेक्ट इसमें भाग लेती है और नीति या कानून बनाने में मदद करती है। किसी मुद्दे पर कोई अगर फैसला लेना है तो सरकार सीधे जनता से संपर्क करती है और उसमें जो वोट करती है, वोट के माध्यम से जो कोई फैसला लेने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर जो भागीदारी होती है, जनता की भागीदारी अहम होती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता जो है अपने प्रतिनिधियों से करती है और प्रतिनिधि जाकर जो है संसद या पार्लियामेंट में अपनी बात रखते हैं। तो ये होती है अप्रत्यक्ष प्रणाली। लेकिन जो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर चलता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलता है। यानी यहाँ पे जो है जो भी नीतियाँ होंगी, जो भी नियम कानून होंगे, जो भी संशोधन होंगे वो डायरेक्ट सीधे जनता द्वारा होंगे। यानी जनता जो है यहाँ पे जो है सरकार के फैसले को डायरेक्ट प्रभावित करती है। तो हो जाएगा 13 का डी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। आगे हम देखते हैं 14 देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? बात हो रही है अपनाने की बात हो रही है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। लेकिन भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो प्रश्न पूछा गया है, अपनाने की बात की गई है। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 15 देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है, जनक भी माना जाता है। आगे हम 16-17 देखते हैं। 16 देखते हैं, ग्रामीण भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ग्रामीण भारत की बात करें तो ग्रामीण में जो है कृषि जो है ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय है। 17, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन पर
खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? वस्तुओं सेवाओं पर जो खर्च किया जाता है, जो धन खर्च किया जाता है उसको पूंजी कहा जाता है। पूंजी तो 17 का डी हो जाएगा पूंजी। 18 देखते हैं, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो कृषि। कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। 18 हो गए, आगे लोग बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 74.04%। ये भारत की साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। 20वां देखते हैं, भारत 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां, भारत में बेरोजगारी का डाटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? तो ये करता है एनएसओ करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी, जिसको बोलते हैं नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस बोलते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय भी कह सकते हैं। तो जो एनएसओ होता है इसका नाम बदल गया। एनएसओ में जो है सीएसओ जोड़ करके वर्तमान में जो है 2019 में जो है इसका नाम कर दिया गया है, एनएसओ कर दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया है। तो वर्तमान में एनएसओ का नाम जो है एनएसओ का नाम बदल के एनएसओ कर दिया गया है। यहाँ पर डबल एस है, यहाँ पे सिंगल एस हो गया है। ये एनएसओ जो हुआ था 1950 में हुआ था, और वर्तमान में जो है ये एनएसओ हो गया है। यहाँ पर डबल एस है, यहाँ पे सिंगल एस है। ठीक है, चलिए आगे लोग बढ़ते हैं। इक्कीस है, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क रेखा जो है, जो कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ये जो है 23.5 डिग्री जो है ये उत्तर खींची गई रेखा है, जो कि पूर्व से पश्चिम खींची गई है। तो इस 23.5 डिग्री की ये स्थित रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि जिसमें पहला राज्य है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। आगे लोग देखते हैं। भाई देखते हैं, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना था। तो हो जाएगा 22 का डी हो जाएगा। 23 देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार कानून की समझ समानता सुनिश्चित करता है? तो बी आंसर हो जाएगा समानता। 23 का बी। 24 देखते हैं, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाए फिर दोबारा प्राप्त हो जाए, तो इसको कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा जो है जिसको कहते हैं अक्षय ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है एक ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये एक बार समाप्त होती तो दोबारा इसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है, इसी को बोला जाता है नवीकरणीय संसाधन। 25 देखते हैं, नागी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो नागी पार्टी का जो प्रतीक था वह स्वास्तिक था। स्वास्तिक जो होता है एक बहुत ही पवित्र जो है इसका जो बनता है कुछ इस तरह से बनता है, एक बहुत ही पवित्र जो है प्रतीक है। तो 25 का राइट आंसर होगा स्वास्तिक होगा। आगे देखते हैं, छब्बीस देखते हैं, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। 27, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो ऑस्ट्रिया हंगरी का एक जो राजकुमार था जिसकी हत्या कर दी जाती है सर्बिया में जो है, ऑस्ट्रिया इसके लिए जो सर्बिया को जिम्मेदार मानता है, और जिस राजकुमार की हत्या होती है उसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की जो हत्या कर दी जाती है
जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का एक राजकुमार था जो सर्बिया गया था, और ये हत्या ही जो है प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण बनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग देखते हैं 28, मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है सबसे उपजाऊ होती है, 28 का है। 29, भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका कानून बनाती है, नियम कानून बनाती है। कार्यपालिका जो है उस नियम उस कानून को जो है लागू करती है, और जो न्यायपालिका होती है ये हमें न्याय प्रदान करती है। तो कानून पे जो है, कानून के कार्यान्वयन के लिए जो है जो जिम्मेदार है वो कार्यपालिका है। क्या है? कार्यपालिका। राइट आंसर जो है कार्यपालिका। आगे तीसरा देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो बायोमास जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है ग्रामीण क्षेत्र में। 31, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहा है? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है ये अमेरिका के जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर जो बहुत ही फेमस है, और इस शहर में जो है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है एक बहुत बड़ा जो है ये शेयर मार्केट का बाजार है, एक वित्तीय बाजार है, शेयर मार्केट का बाजार है बहुत बड़ा वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। आगे देखते हैं 32, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वेच्छवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई जाती है? जिसको कहा जाता है गहन कृषि। गहन कृषि जो अमेरिका में जो खेती की जाती है, गहन कृषि की जाती है, एक ऐसी खेती होती है जिसमें क्या होता है कि कम क्षेत्र पे जो है, कम क्षेत्र में जो है अधिक उत्पादन किया जाता है। यानी खेती के लिए जो जमीन उनके पास है, कम क्षेत्रफल पे जो है, कम क्षेत्र में जो है ये लोग क्या करते हैं, अधिक उत्पादन करते हैं। तो इसके लिए जो ये लोग पूंजी की भारी मात्रा का प्रयोग करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उन्नतशील बीजों का प्रयोग करते हैं, नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो कृषि क्षेत्र में जो है जब ये नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, नई मशीनों का प्रयोग करते हैं, उन्नतशील बीजों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कम क्षेत्रफल पर जो है, कम क्षेत्र में जो है अधिक उत्पादन होता है। इसी को बोला जाता है गहन कृषि की। गहन कृषि ये अमेरिका में खूब होती है। आगे देखते हैं 33, गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो गर्मियों में जो उत्तरी मैदानों में जो हवा बहती है जिसको बोलते हैं लू बोलते हैं। काफी लू एक गर्म हवा होती है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? भारत में जो है जाड़े के दिनों में आप देखते होंगे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में, जाड़ों के दिनों में जो है खासतौर से जो उत्तरी इलाके हैं इसमें बरसात होती है, वर्षा होती है। तो इसके पीछे जो है वो कौन सी चक्रवात है, वो कौन सी हवा जो जिम्मेदार है? तो वह पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक प्रकार का जो चक्रवात है जो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में। भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में ये चक्रवात उत्पन्न होता है। इस चक्रवात में जो हवाएं होती हैं उसमें नमी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। ये हवाएं बहते जो है भारत का जो पश्चिमी और उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, जो हिमालय का जो क्षेत्र है, जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, भारत का उत्तर और पश्चिमी वाला जो इलाका है, इस क्षेत्र में जो है ये हवाएं आती हैं, जो कि इन हवाओं में काफ़ी नमी होती है, जैसे हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। हिमालयी इलाकों में जो है ये काफ़ी जो है बर्फबारी, हिमपात करती हैं। इसके अलावा जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जो है ये जो है काफ़ी वर्षा करती हैं, और भारतीय जो फसलें हैं इनको ये काफ़ी प्रभावित करती हैं। अगर इनकी मात्रा, ये बारिश थोड़ी सी होती हैं, कम होती हैं,
तो गेहूं की फसल के लिए और दूसरी फसलों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होती है, बहुत ही अच्छी होती हैं। लेकिन अगर इनकी मात्रा जो बढ़ जाए, अगर ये वर्षा ज़्यादा कर देंगी तो ये जो है भारतीय फसलों के लिए, खासतौर से गेहूं की फसल के लिए काफ़ी हानिकारक भी होती है। तो ये हुआ पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है भारत में जो है सर्दियों में जो है उत्तरी वाले इलाकों में जो है वर्षा होती है। 35 देखते हैं, प्रवास से कौन कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। तो प्रवास जो है प्रस्थान और आगमन दोनों से प्रभावित होता है। 35 का सी आंसर जाएगा। आगे गरीबी रेखा क्या है। तो गरीबी रेखा जो है बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, ये है गरीबी रेखा। जो है एक ऐसी रेखा होती है, इस रेखा के नीचे जितने लोग होंगे वो अपनी जो है जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता होती हैं, उस आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और इस रेखा के ऊपर जो लोग होते हैं वो अपनी जो है न्यूनतम जो आवश्यकता होती है, जीवन जीने की जो न्यूनतम आवश्यकता होती है उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस रेखा के नीचे वाले लोग क्या करते हैं, अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को जो है, अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर नहीं पाते हैं। आय का जो न्यूनतम स्तर होता है, इस स्तर पे जो है अपनी वो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो गरीबी रेखा का आंसर हो जाएगा सी। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो जो है महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे देखते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद का मतलब था, दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद का मतलब था जाति। जाति के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में जो है रंगभेद मतभेद किया जाता था। 39 देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 40 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1931 का। ये अधिवेशन जो है कराची में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कराची जो अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, मार्च 1931 में हुआ था। इस अधिवेशन में जो है गांधी इरविन समझौता भी होता है, जिसके तहत जो है गांधी जी को अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। जो है मार्च 1931 में एक बहुत बड़ी घटना ये भी घटती है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी दी जाती है। तो 1931 का जो साल था भारतीय नजरिए से, भारतीय दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष रहा 1931 का जो है, जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन होता है कराची में 1931 में। तो ये रहा 40 प्रश्नों का एक सेट रहा, सबको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इस 40 प्रश्नों के सेट से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।